नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इंटीग्रेशन ये सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो लाइफ में मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद जब आप हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं तो अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स और डिफ़िकल्टीज बनी रहती है। तो क्यों ना अभी से ऐसी कोशिश की जाए कि जिससे आने वाले समय में हम इंटीग्रेशन को आसानी से डील कर सकें। और एक और बात दोस्तों, 12th में जो बच्चे बायो के लिए मैथ्स को ड्रॉप कर देते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं और उसमें कुछ डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल आता है और वो मैथमेटिक्स का पार्ट समझने के लिए वो इधर उधर कोचिंग क्लासेस लगाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने ये सीरीज को कंटिन्यूअसली सिंसियरिटी के साथ यदि देखा समझा तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप इसके जरिए अपना इंटीग्रेशन पर कमांड बना सकते हैं। बस ज़रूरत है रेगुलरिटी की और ऑनेस्टी की। तो दोस्तों, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका फिर से एक बार गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही जो वीडियो अपलोड होते रहें उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो देखते हैं इंटीग्रेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। यदि उसका हम लिटरेचर मीनिंग देखें तो डिफरेंशिएट करना, ब्रेक्स करना, तोड़ना। और अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना, जमा करना। ठीक है, एक सादा सा क्वेश्चन कोई कॉमन पर्सन को यदि कहा जाए, पूछा जाए कि तोड़ना आसान है या जोड़ना, तो आंसर क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मेजॉरिटी लोगों का आंसर तोड़ना आसान है। टूट गया। लेकिन जोड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये जो जनरल कंसेप्ट है तोड़ने और जोड़ने का, तोड़ने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जोड़ने के लिए बहुत सी तरकीबें लगानी पड़ती है। तो इसी को एनालॉजी मानकर यदि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन आसान लगता है जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, जब आपने ये पूरा पढ़ लिया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये जो अभी हमने पूछा, ये पूछा जाए तो जनरली लोगों का आंसर होता है कि डिफरेंशिएशन इज इजी। इंटीग्रेशन समझा लेकिन वो डेप्थ नहीं आई, उतनी कमांड नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में नंबर ऑफ फॉर्मूलेज, नंबर ऑफ मेथड्स काफ़ी कम है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। जिस तरह से अलग अलग प्रकार से हम लोगों को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह इंटीग्रेशन में डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट मेथड्स, रूल्स, फॉर्मूलेस, ये हमें पढ़ने होते हैं। तो यदि आप कंटिन्यूअसली सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को शुरू से लेकर चलें तो आप इस पर कमांड पा सकते हैं। देखिए, दोनों वर्ड को सुनने के बाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तोड़ना और जोड़ना। तो मोटे तौर पर जब इंटीग्रेशन की बात की जाती है
तो इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। कुछ एग्जांपल पहले समझते हैं और फिर बाद में हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये पता है हमें, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव की जब बात कर रहे हैं तो हम कह सकेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। और ये जो एंटी डेरिवेटिव है जिसको हम इंटीग्रेशन कह रहे हैं, इसके लिए सिंबल लिखा जाता है ये साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी हमारा वेरिएबल होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स। अब ये थोड़ी सी बात इसकी सिंबल की करते हैं। इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में यदि हम सोचे तो सम करने की बात हो रही है, समेशन की बात हो रही है। तो जब समेशन की बात होती तो ये सोचिए कि ये S स्टैंड्स फॉर समेशन रहा होगा एकदम स्टार्टिंग में। बहुत ज्यादा यूज करते करते वो आज हमको इस पैटर्न में दिख रहा है, इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ S समेशन, ये सिंबल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज sin x। थोड़ा सा और इसके अंदर जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये पता है हमें। तो मान लो हमने यहां पर ddx ऑफ sin x प्लस 5 लिखा और डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x ये मिल गया cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ये मिल गया 0। मतलब फिर से क्या बच गया, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 5 इज इक्वल टू cos x। तो एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब हम उसको इंटीग्रेशन बोल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज sin x प्लस 5, sin x प्लस 5। और एक और एग्जांपल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस 3 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin x माइनस 3। अब ये हमको एक ही फंक्शन के 3 प्रकार से इंटीग्रेशन दिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x माइनस 3। अब ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन की जब हम बात कर रहे थे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन तैयार हुई थी और उसमें लिमिट इन्वॉल्व था। लिमिट के साथ प्रॉपर्टी होती है इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, और यह प्रॉपर्टी डेरिवेटिव को भी लग गई कि डेरिवेटिव इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। लेकिन जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इसका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लिमिट के जरिए से नहीं डिफाइन किया, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलकर डिफाइन किया। और एंटी डेरिवेटिव बोलकर हमारे सामने ऐसे 3 आंसर दिख रहे हैं एक फंक्शन के। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होने की वजह से जब हम एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमको यहां वेरिएशंस दिख रहे हैं। यहां पर कुछ नहीं है, sin x के साथ में 0 है, sin x के साथ में कांस्टेंट है 5, sin x के साथ में कांस्टेंट है -3। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए ऐसा लिख दिया जाता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि sin x के साथ में यदि हम कोई भी कांस्टेंट लेकर उसको डिफरेंशिएट करें तो हमेशा हमको रिजल्ट cos x ही मिलेगा। तो जब एंटी डेरिवेटिव की बात होगी तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब फंक्शनल पार्ट इज सेम। सभी में देखो फंक्शनल पार्ट sin x इज सेम, जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट में अपीयर हो रहा है, और इस कांस्टेंट की वजह से, मतलब ये कांस्टेंट सी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, तो इस कांस्टेंट की वजह से ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन को कहा जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए ये एडजेक्टिव लगा उसको इनडेफिनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट है, दोनों में फर्क है, इनफाइनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब फिक्स, नोन, पता है हमको, वो आगे आएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन वो आगे आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमको इंटीग्रेशन के लिए एडजेक्टिव लगाने के लिए मजबूर करता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनाइट इंटीग्रल, केवल एक इंटीग्रल की बात करें, दिस इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। indefinite integral, process of evaluating indefinite integral is called integration. Definition: indefinite integral, integral, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। कंसिडर a real valued function f of x such that ddx of f of x is equal to say phi of x। कोई नोटेशन है phi of x, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन लिया जिसका डेरिवेटिव मालूम हो, तो देन we write integral of phi of x dx is equal to f of x plus c। इसका डेरिवेटिव phi of x है, तो phi of x का इंटीग्रेशन is f of x और प्लस c, which is called as integral of phi of x with respect to x। integral of phi of x with respect to x, and the constant c is called constant of integration, constant of integration। The process of finding integral is called indefinite integral because of c। Note number 1, because of c it is called indefinite integral। ठीक, अच्छा ये c ऐसा लिख दो ना, और डिटेल लिख दो, बिकॉज ऑफ c बिलोंग्स टू r, इट कैन बी एनी रियल नंबर। अभी हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। एंड नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग indefinite integral is called as
indefinite इंटीग्रेशन। ठीक है, नंबर 3। अब देखो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है पूरा पूरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का। जैसे डेरिवेटिव के लिए हम डी डी एक्स लिखा करते थे, डी डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, तो ये कहलाता था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन गिव्स डेरिवेटिव। उसी तरह से ये पूरा सिंबल है, ये जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तब वो हमको देगा इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम होता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड। तो यहां पर ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रल फाइंड करना है, ये फंक्शन कहलाता है इंटीग्रैंड। ये भी नोट कर लेते हैं। द फंक्शन phi of x is known as integrand। इंटीग्रैंड। ठीक है, इसका मतलब यदि ये पूरी चीजों को समराइज कर लें तो क्या हो रहा है, देखो ये और ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल, सिंबल ऑफ इंटीग्रल। दिस इज इंटीग्रैंड। और ये पूरा इवेल्युएट करने की जो प्रोसेस है, इवेल्युएशन इज इंटीग्रेशन। ये जब हम इवेल्युएट करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ phi of x with respect to x इज इक्वल टू f of x प्लस c कहा अभी हमने। अब ये इसको है ना, c को हल्के में नहीं लेना, ये बहुत पावरफुल है। ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर c अपीयर होगा। अब इसको समझने के लिए, इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक थोड़ा सा पार्ट समझिएगा। जैसे एक हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, ये पार्ट कहलाया dl। तो ऐसे जितने छोटे छोटे पार्ट है सबको जोड़ दिया तो वो हमको प्रोवाइड करेगा l। तो लिख सकते dl इज इक्वल टू l। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू l। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देखें कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल कहलाया। इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बचा l। राइट, बचा l। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल को देखते हुए इंटीग्रल dx क्या होना चाहिए, बोलो। इंटीग्रल dy क्या होना चाहिए, ये x, ये y, एक्सेट्रा। ठीक है ना। इंटीग्रल dt, ये t। तो सिंबल का मीनिंग तो समझ में आ गया, सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया। अब एक और चीज समझ लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन यदि हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में भी लागू होती है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dl यदि होता तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl तो विच इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू l। ये पॉइंट आ रहा है समझ में। अब ये जो बैकग्राउंड अभी बताया आपको, ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रल BO dy, ठीक है, इज व्हाट। अब इंटीग्रल BO dy जो हमने पढ़ा अभी तक के, तो dy ये डिफरेंशियल हो गया, ये dy डिफरेंशियल हो गया, मतलब हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। तो y के लिए ये तो सब कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट दिख रहा है तो इसको बाहर कर सकते हैं।
ये बी ओ को बाहर कर दिया, बचा डी वाई का इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल ऑफ डी वाई विल गिव अस बी ओ वाई बॉय। अधूरा है, ये अधूरा है, इसको क्लॉथ पहनाना जरूरी है। C for cloth of boy. Similarly, this C is constant of integration. ये बॉय को बिना क्लॉथ के नहीं रखा जा सकता। This is the role of C for indefinite integral. और इसके बाद अब ये C का रोल भूलना नहीं चाहिए। Properties of indefinite integral. If f and g are real valued integrable function. अब जो फंक्शंस हम डील करने वाले हैं वो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे, उनकी हमको बातें करनी है, तो इंटीग्रल होना चाहिए उसका, इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x। देन 1 इंटीग्रल ऑफ fx प्लस gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इंटीग्रल fx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल gx विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसी तरह की प्रॉपर्टी लग जाएंगी। इंटीग्रल fx माइनस gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इंटीग्रल fx विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल gx विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो पूरा पूरा बोलना जरूरी है। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम जनरली ये पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x की बात करने वाले हैं। तो यदि मान लो हम कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, मतलब अंडरस्टूड होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। जब तक कोई दूसरा वेरिएबल हम यूज नहीं कर रहे तब तक अंडरस्टूड है वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको बोलते समय ड्रॉप किया जा सकता है। ये जो सारी प्रॉपर्टी है इनको मिलाकर एक नाम दिया जाता है लीनियर प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर प्रॉपर्टी। known as linear property। ये कॉम्बिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल k1 fx प्लस k2 gx dx इज इक्वल टू k1 इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x। ये अलग अलग लिखी है प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक साथ भी हो सकते हैं। अब ये प्लस की जगह माइनस हो सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी हमने लिमिट्स में भी पढ़ी थी, डेरिवेटिव में भी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन में भी वो प्रॉपर्टी ट्रू होती है। एक का प्रूफ देख लेते हैं, बाकी के प्रूफ उसी तरह से तैयार किए जा सकते हैं। प्रूफ 1 के लिए तो बात इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x की हो रही है, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x की हो रही है, तो इनको हम अपनी तरफ से कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट इंटीग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू 5(1)x प्लस c1 एंड इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx इज इक्वल टू 5(2)x प्लस c2। अब जैसे हमने इंटीग्रेशन लिखा तो डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रल ऑफ f यदि ये है तो इसका डेरिवेटिव f होगा। इंटीग्रल ऑफ g यदि ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव g होगा बाय डेफिनेशन। देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या मिला? d dx ऑफ 5(1)x प्लस c1 is equal to f of x and d dx of 5(2)x plus c2 is equal to g of x। ठीक,
अब ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, हमको क्या चाहिए रिजल्ट? फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स चाहिए, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों का एडिशन चाहिए। तो ये दो फंक्शन दिख रहे हैं यहां पर, इनको ऐड कर लेते हैं। नाउ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या मिल गया? ये दोनों डेरिवेटिव का एडिशन, डी डी एक्स ऑफ फाइव वन एक्स प्लस सी वन प्लस डी डी एक्स ऑफ फाइव टू एक्स प्लस सी टू। इसके आगे ये दोनों डेरिवेटिव को मिला लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट फाइव ऑफ एक्स प्लस सी वन प्लस सेकेंड ब्रैकेट फाइव टू एक्स प्लस सी टू। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स दिख रहा है, तो फिर से डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल लगाया जा सकता है। डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिला? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन 51x प्लस c1 प्लस 52x प्लस c2। And what is 51x plus c1? It is f of x का इंटीग्रल, और 52x plus c2 g of x का इंटीग्रल। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ g of x dx। इनको नंबर दे दो बाय 1 and 2। तो दिस प्रूव्स प्रॉपर्टी 1, और इसी तरह से प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 के लिए काम किया जा सकता है। जब हमने डेफिनेशन देखी इंटीग्रेशन की, तो वो था एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव से रिवर्स करने पर हमको इंटीग्रल मिलते हैं। तो यही कंसेप्ट को अप्लाई करके कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रल के फॉर्मूले तैयार करते हैं। अब कितने टाइप के फंक्शंस हम डील करते हैं, तो ये याद रखने के लिए ILATE ये वर्ड यदि याद रखा, तो यहां पर I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A अरिथमेटिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसे 5 फंक्शंस में हमने अभी तक के डील किया, डेरिवेटिव में डील किया। तो यही जो 5 टाइप के फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशन में भी इनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस तैयार करने पड़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन, यानी जिसको हम पावर फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 1 ddx ऑफ x पावर n, ये हमको पता है, दिस इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो एंटी डेरिवेटिव का यदि रूल लगाया, तो दिस गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ n x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पावर n। इसका इंटीग्रल ये बन जाएगा x पावर n। अब दिखने के लिए ये अच्छा नहीं दिखता है, इसको जरा इसको पैटर्न में लेकर आते, स्टैंडर्ड पैटर्न में लेकर आते। ये n कांस्टेंट है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कांस्टेंट रहा फंक्शन के साथ में, तो इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं। करो उसको बाहर n इंटीग्रल x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पावर n। अब नेचुरली जब हम ये बात कर रहे हैं, तो n इज नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी ये सब बात हो रही है। n इज नॉट इक्वल, जब हम पावर फंक्शन की बात कर रहे हैं x पावर n लेकर, तो n इज नॉट इक्वल टू 0 अंडरस्टूड है वो। तो ये n नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई इंटीग्रल x पावर n माइनस 1 dx
इज इक्वल टू एक्स पावर एन अपॉन एन। अब ये भी एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स फॉर्मूला अप्लाई करते समय ज्यादा सोचना पड़ता है इसको, इस तरह से यदि देखे तो मिल क्या रहा है रिजल्ट देखना, एक्स पावर एन माइनस वन का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स का पावर एन अपॉन एन, मतलब यहां जो पावर है उससे एक बढ़ गया और वही पावर डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में जो पावर है डिफरेंशिएट करने के बाद में एक पावर कम होता था, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ गया, है पावरफुल, इंटीग्रेशन इज पावरफुल। तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, n माइनस वन था पावर में, तो इंटीग्रल होके x पावर n अपॉन n मिला था, तो जब x पावर n की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब जैसे हमने डिनोमिनेटर में n प्लस वन लिखा तो ये डिनोमिनेटर मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मीनिंगफुल होने के लिए कंडीशन लग जाएंगी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तभी ये डिनोमिनेटर मीनिंगफुल होगा और ये रिजल्ट हमको मिलेगा। और अब ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया, तो फॉर्मूला तैयार हो गया तो इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट है, तो ये फॉर्मूला बन गया x पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x इज x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c and where n is not equal to minus 1। तो अब एक नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है कि n यदि माइनस वन रहा तो उसका आंसर इससे तो नहीं मिल सकता, इसका मतलब यदि x का पावर माइनस वन रहा तो ये फॉर्मूला इसका आंसर नहीं दे सकता, मतलब क्या हो गया, यानी इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज व्हाट, इससे तो नहीं मिलेगा। तो अब जरा सोचना शुरू करते हैं, क्या चाहते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स ये चाहते हैं। इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स मतलब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स आता हो, यस इट इज लॉग एक्स, तो वहां से काम बन जाएगा, तो वो रिकॉल कर लेते हैं। तो नंबर टू, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो यहां से नहीं मिल रहा था x का पावर माइनस वन रखने पर, उसकी कमी यहां पर पूरी हो गई। इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते छोटे छोटे से, ये log x की बात तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आएंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंटीग्रेशन x पावर 5 dx, अब बोलते जाओ फटाफट आंसर बोलते जाओ, बोलो x का पावर 5 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर x से बढ़ जाएगा, x का पावर 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 dx, फंक्शन को x के पावर n में ला लेंगे, यदि पावर फंक्शन होगा तो इस फॉर्म में ला लेंगे, पावर x से बढ़ जाएगा, x का पावर -3 प्लस 1 यानी -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर के लिए तो समझ में आता है, अब यदि मान लो फ्रैक्शन आ जाए तो देख लो उसके लिए भी, रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स को हम पावर में लिख सकते हैं, इंटीग्रल x का पावर हाफ dx, अब n का काम हाफ कर रहा है तो इंटीग्रेशन करते समय इट इज x का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ, जैसे इंटीग्रेशन लग गया साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जहां तुमने इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट है। अब इसको ठीक कर लो, ये बन गया डिनोमिनेटर में 3/2 तो ये बन गया 2/3 और x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। कई बार इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2/3 x पावर 3/2 प्लस c।
आ कहां से रहा, आ वो यहीं से रहा है, लेकिन यदि बड़े प्रॉब्लम में रूट एक्स आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिखा जा सकता है। आप ये फॉर्मूला याद रखिए बस। तो ऐसे जितने भी पावर फंक्शन वाले होंगे उनको सॉल्व किया जा सकता है। एक और देख लेते हैं इसका। ये सब इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं हम एक्स पावर एन के इंटीग्रल्स के। तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक फ्रैक्शन ले लिया, पॉजिटिव फ्रैक्शन। अब यदि डिनोमिनेटर में हो तो उसको वही करना पड़ेगा, एक्स पावर एन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू एक्स का पावर -1/2 dx। ऊपर गया। अब n का काम -1/2 कर रहा है, लगाओ फॉर्मूला। x का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू x का पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x प्लस c। ये भी कई बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल के यूज किया जाता है। डिनोमिनेटर में 1/√2 है तो ऊपर जाके 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो दो है इंटीग्रल ऑफ √x और इंटीग्रल ऑफ 1/√x, वो तो इससे तैयार किए हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, so integral of 1/x with respect to x is log x plus constant of integration। तो यहाँ जो प्रॉब्लम थी -1 की, वो -1 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ddx of a power x with respect to x, derivative of a power x is a power x log a। तो therefore by definition integral of this is equal to a power x। integral of a power x log a with respect to x is equal to a power x। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप ये लिखते हैं ना तो a power x log a with respect to x है। ये यहां ऐसा डॉट नहीं लगाया जाता, मतलब वो इनटू नहीं है, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां डॉट नहीं, इनटू dx ऐसा नहीं बोलना, बोलते समय इंटीग्रल ऑफ a पावर x log a विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके, ये मिल गया। इंटीग्रल ऑफ a पावर x log a विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a पावर x। अब x से इंटीग्रेट कर रहे तो log a तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई log a बाय प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में देखी थी, a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x। अब ये log a को डिवाइड कर दो, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx a पावर x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, तो जब पूरा पूरा फॉर्मूला डिराइव हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया हमने जिसका बेस a है। हमारे पास एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, उसका डिडक्शन इसी से मिल जाएगा। डिडक्शन इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, ये बेस log टू द बेस e, वो e है, तो a e पावर x अपॉन log e प्लस c। log e is 1, so therefore integration of e power x dx is equal to e power x plus c। ये स्पेशल फॉर्मूला हो गया, इसका डिडक्शन। और कोई एक आध इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जांपल, इसके लिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 3 पावर x dx, बेस में यदि 3 हो तो 3 पावर x dx क्या बन जाएगा, इंटीग्रल। लगाओ ये फॉर्मूला, 3 पावर x अपॉन log 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने log से रिलेटेड, पावर फंक्शन से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड डेरिवेटिव के थ्रू
इंटीग्रल के फॉर्मूले तैयार किए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डेरिवेटिव्स है उनसे कौन से फॉर्मूले तैयार होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन अब ये माइनस साइन एक्स मतलब -1 इंटू साइन एक्स है ना, तो -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर करो। दिस इंप्लाई -1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको यहां से हटाना है तो डिवाइड कर दो, तो -1 यहां आ जाएगा, या एक और तरीका होता है -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय -1 both sides, so we get integral of sin x dx is minus cos x plus constant of integration. Derivative of tan x ddx of tan x is sec square x. So therefore by definition of integration of sec square x dx is equal to tan x plus constant of integration. Derivative of cot x is minus cosec square x. So therefore integration of minus cosec square x dx is cot x, माइनस बाहर और मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इज माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 8 डी डी एक्स ऑफ sec x is sec x into tan x, so therefore integration of sec x into tan x dx is equal to sec x plus constant of integration. And number 9 d dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x, so therefore integration of minus cosec x into cot x dx is equal to cosec x। ये माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पर, माइनस को बाहर करो, मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ माइनस से, तो दिस गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx is minus cosec x plus constant of integration। तो ये थे एलिमेंट्री फॉर्मूलेज फॉर इंटीग्रेशन। ये जितने भी हमने रेड बॉक्सेस में फॉर्मूले लिखे हैं शुरू से, इनका एक समरी तैयार कर लीजिएगा। इसका एक समरी बार बार यूज होने वाले हैं ये, और इतने फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, इस तरह से याद होने चाहिए कि नींद में से भी कोई उठा के पूछे तो हम बराबर उसका आंसर दे पाए। तो कई बार समरी बनाकर ऐसी जगह लगा लिया जाए उसको जहां हमारी रोज नजर पड़ती हो, आते जाते एक बार देख लिए। तो आज हमने कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन देखा, और ये कुछ फॉर्मूलेज जो डेरिवेटिव से तैयार होते हैं ये देखें। यदि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक यदि
आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पूरा जो इंटीग्रेशन का सीरीज है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेली बेसिस पर इंटीग्रेशन को पढ़ने की हैबिट डालें तो आने वाले समय में इंटीग्रेशन से रिलेटेड डिफिकल्टीज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित। थैंक यू फॉर बीइंग विथ गणित दर्शन। बने रहिए, वी विल एंजॉय द टॉपिक।